Hello students, welcome to my YouTube channel Notes वाले दोस्त, the one stop place for all your CBSE class 10th notes and study guide। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। लास्ट 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्स प्लानिंग कवर किया था एंड आज हम डिटेल में देखने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड क्या है, लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया एंड लैंड यूज़ पैटर्न भी क्या है इंडिया में, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, उसके मेजर कॉजेज़ क्या क्या हैं, उसका कंजर्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड हम कंजर्वेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लैंड रिसोर्सेज, इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड। Land is a natural resource of utmost importance. It supports human life, natural vegetation and wildlife, economic activities, transport and communication. Land is finite, must be used judicially and sustainably. तो हमारा लैंड की इम्पोर्टेंस क्या क्या है? हमारा लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारी ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है। अगर लैंड ही नहीं होगा तो ह्यूमंस रहेंगे कहाँ पे, उनका वर्क प्लेस कहाँ पे होगा। एवरीथिंग अबाउट अ ह्यूमन डिपेंड्स ऑन लैंड। देन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमारे एनिमल्स हैं, हमारा वेजिटेशन है, वो पूरा लैंड पे होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एज आई सेड, हमारा जो वर्क है, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब चीज़ें भी लैंड पे ही बिल्ड होती हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, मेट्रोज़ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। तो यहाँ पे अगर मेट्रोज़ नहीं होंगी, ट्रेन्स नहीं होंगी, कम्युनिकेशन के लिए टावर्स नहीं बिल्ड हो पाएंगे, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए, हमारी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसीलिए लैंड हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। बट बिकॉज इट इज़ फाइनाइट, हमारे पास लैंड इनफाइनाइट नहीं है, वो लिमिटेड है, तो हमें उसको जुडिशियली यूज़ करना चाहिए एंड सस्टेनेबली यूज़ करना चाहिए ताकि वो बाकी जनरेशन्स के लिए भी बच सके एंड पूरा लैंड डिस्ट्रॉय ना हो। देन रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडियाज़ लैंड। तो रिलीफ फीचर्स में हमारे क्या क्या आते हैं? हमारे आते हैं प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेटोज। तो सबसे पहले हमारे आते हैं प्लेन्स। दे कवर अराउंड 43% ऑफ द एरिया ऑफ द लैंड एंड इट इज़ सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Then we have mountains which covers around 30% and it ensures the river flow, tourism and ecological value. तो माउंटेन्स हमारे टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देन दे इंश्योर द रिवर फ्लो, बिकॉज माउंटेन्स के थ्रू ही हमारी पूरा जो पानी है वो रिवर्स में फ़्लो होके आता है। एंड इकोलॉजिकल वैल्यू, जो हमारे इकोलॉजी की, हमारे जो इन्वायरमेंट की जो वैल्यू है माउंटेन से, इट इज़ सिग्निफाइड थ्रू आर माउंटेन्स। एंड देन वी हैव आर प्लेटोज। इट कवर्स अराउंड 27% एंड इट इज़ रिच इन मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट्स। तो जो हमारे प्लेटोज होते हैं वो मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स में रिच होते हैं एंड दे आर डेंसली कवर्ड विद फॉरेस्ट्स। तो ये हमारे यहाँ के रिलीफ फीचर्स हैं। अगेन इट्स अ 3 to 4 मार्क क्वेश्चन, तो यू हैव टू मेंशन द 3 प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेटोज अलॉन्ग विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परसेंटेज अगर आपको याद रह जाए तो वेल एंड गुड। देन लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में लैंड कैसे यूटिलाइज होता है? तो उसकी मेन कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है फॉरेस्ट। तो हमारा काफ़ी हिस्सा हमारे जो पूरे लैंड का है वो फॉरेस्ट्स में कवर्ड है। Then second we have land not available for cultivation because it is barren and wasteland, non-agricultural use like buildings, roads and industries. तो second हमारा जो area है वो land which is barren, जो कि ख़राब है या it is a wasteland, उस पर कुछ cultivation नहीं हो सकता। Then non-agricultural like the buildings and etc. तो इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारा land utilized है। Then third we have the other uncultivated land एक्सक्लूडिंग द फैलो लैंड विच इज़ परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। जो हमारे ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं वो सब, जो हमारे एनिमल्स की जो हर्डिंग करते हैं वहाँ पे होते हैं। देन लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स, नॉट नेट जोन। तो यहाँ पे जो हमारे ट्री क्रॉप्स के जो एरियाज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल ये नेट जोन नहीं होते हैं हमारे। अगेन देन उसके बाद लास्ट है हमारा कल्चरेबल वेस्ट लैंड्स विच इज़ नॉट कल्टिवेटेड फॉर 5+ ईयर्स। तो ये हमारे जो लैंड्स हैं हमने इन्हें 5 साल में दे आर नॉट कल्टिवेटेड मोर देन 5 ईयर्स।
ऐसा। देन वी हैव आर फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स क्या होते हैं? करेंट फैलो मीन्स अनकल्टिवेटेड फॉर लेस देन 1 ईयर. Other than current fallows, uncultivated 1 to 5 years. Then what is a net sown area? NSA. तो land on which crops are sown and harvested. तो यहाँ पे हमारा नेट सोन एरिया वो होता है जहाँ पे हम खेती में पहले हम उगाते हैं, सो करते हैं, फिर हम उसके बाद उन्हें फसल को काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं. एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हमारा होता है NSA प्लस एरिया सोन मोर देन वंस इन अ ईयर. तो हमारा NSA क्या होता है? जैसे हमारे चावल हुए, वीट हुए. एंड यहाँ पे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में वो सारे एरियाज़ आएंगे जहाँ पे हम मोर देन वंस हम सो करते हैं हमारी किसी भी फसल को. देन वी हैव लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैंड यूज़, इसमें फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं. फिजिकल फैक्टर्स में आता है टोपोग्राफी, सॉइल एंड क्लाइमेट. जो हमारा टोपोग्राफी है मीन्स आर लैंड स्ट्रक्चर, उसकी सॉइल कैसी है एंड वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. एंड ह्यूमन्स में आते हैं उनकी पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर. तो पॉपुलेशन कितनी है? अगर एक जगह की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स सी बात है कि वहाँ पे लैंड यूज़ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन कम है. देन लैंड डेटा अगर इंडिया का देखें तो टोटल जोग्राफिकल एरिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. तो अराउंड हमारा जो पूरा जोग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन है. एंड लैंड यूज़ डेटा अवेलेबल इज़ ओनली 93%. तो यहाँ पे अवेलेबल जो हमारे यूज़ के लिए ओनली 93% ऑफ द लैंड इज़ अवेलेबल. नॉट फुल्ली अवेलेबल फॉर एनी स्टेट्स एंड डिस्प्यूटेड एरियाज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे जो डिस्प्यूटेड होते हैं, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ऑलवेज बिन अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ. सो जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है या फिर जो हमारे एनी स्टेट्स होते हैं जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ जो होते हैं, देन वो हमारे लिए यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं. देन ट्रेंड्स इन लैंड यूज़. परमानेंट पैस्चर्स आर डिक्रीजिंग. परमानेंट पैस्चर लैंड्स जो हैं हमारे वो डिक्रीज़ हो रहे हैं. इट रेजेस कंसर्न्स फॉर फीडिंग इंडियाज़ लार्ज कैटल पॉपुलेशन. अदर फैलो लैंड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी और कॉस्टली टू कल्टिवेट. Cultivated only once in 2 to 3 years. If these are included in net sown area, it rises to 54% of reporting area. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारे पैस्चर लैंड्स है, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है तो हमारे पैस्चर लैंड्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जो कैटल पॉपुलेशन है, जो हमारे हर्ड्स रहते हैं, जो हमारे काउज़ हैं, बफेलोज़ हैं, तो इन सबको फीड करने के लिए एक कंसर्न्स आते हैं कि अब इन्हें हम कैसे फीड करेंगे. एंड यहाँ पे जो हमारे फैलो लैंड्स हैं ना, बिकॉज वो पुअर क्वालिटी के हैं तो उनको 2 से 3 बार सालों में एक बार कल्टिवेट किया जाता है. दे आर कल्टिवेटेड ओनली वंस इन 2 to 3 years. बट अगर जो ये हम एरियाज़ की बात कर रहे हैं, अगर हम इन्हें नेट सोन एरिया में इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा 54% से हमारा पूरा एरिया बढ़ जाता है. तो आई थिंक हमें इन्हें नेट जोन एरिया में इंक्लूड करना चाहिए. Then we have forest area and ecological balance. Forest area is much lower than the target of 33% National Forest Policy of 1952. तो 33% हमारा टारगेट है बट उससे हमारा फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है. फॉरेस्ट आर क्रिटिकल फॉर इकोलॉजिकल एंड सपोर्ट मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स ऑन देयर फ्रिंजेस. देखो अब यहाँ पे क्या होता है ना, फॉरेस्ट में बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं तो वहाँ से हमारा लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा मेंटेन होता है. ऑल्दो जो हमारे जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें उगती हैं तो उनसे भी बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड रहता है बिकॉज़ वो उनका ब्रेड एंड बटर है. एंड यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस भी जो हमें चाहिए होता है हमारी इकोलॉजी के लिए, तो फॉरेस्ट आर वेरी क्रिटिकल फॉर दैट. देन वेस्टलैंड्स एंड नॉन एग्रीकल्चरल यूज़. वेस्टलैंड्स हमारे क्या होते हैं? रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरियाज़. जो हमारे वेस्टलैंड्स हैं जो हमारे किसी भी काम के नहीं हैं एज द नेम सजेस्ट. एंड नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ क्या होता है? जब अगर हम एग्रीकल्चर में हमारा लैंड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम उसे रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, रेलवेज़, इंडस्ट्रीज़, एयरपोर्ट्स, इन सब चीज़ों के लिए हम हमारे लैंड को यूज़ करते हैं. देन वी टॉक अबाउट लैंड डिग्रेडेशन. ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसके रीजंस भी देखेंगे, कॉजेज़ वगैरह. ये 5 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
देन इट इज़ कॉज्ड बाय द कंटिन्यूस यूज़ विदाउट कंजर्वेशन। अगर आप लैंड को सिर्फ यूज़ करते जाओगे, उसकी बहुत ज़्यादा अति में उसका यूज़ होगा, तो वो उसकी कंजर्वेशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो लैंड की जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट होती जाएगी एंड इट लीड्स टू सीरियस इन्वायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज़। हाँ, तो हमारे इन्वायरमेंट का जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बैलेंस हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से सोशल इश्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी क्रिएट होंगे। देन वाई लैंड कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट? लैंड इज़ शेयर्ड अक्रॉस जनरेशंस। येस, अगर एक लैंड होती है ना, तो कभी आपने ऐसा सुना भी होगा अपने पेरेंट्स को कहते हुए कि हमारे पास तो उस टाइम में ये ज़मीन थी, वो थी। तो वो जनरेशनल पास ऑन होती हैं ये सब चीज़ें। एंड 95% ऑफ बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर कम फ्रॉम लैंड। एंड ये आई थिंक बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपके लैंड से ही आप कमाते हैं उस पर, तभी आपको आपके फूड, क्लोथिंग, शेल्टर ये सब मिल पाती है। इवन योर शेल्टर इज़ ऑन लैंड। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव एसेलरेटेड नेचुरल लैंड डिग्रेडेशन। हाँ, बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी फैक्ट्रीज़ बन गई हैं, इंडस्ट्रीज़ बन गई हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं, जिसकी वजह से हमारा लैंड का जो नेचुरल एक उसका सब्सटेंस था वो एक डिग्रेड होता जा रहा है। अगर हम मेजर कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन देखें, आई थिंक आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिकॉज इतने ज़्यादा आपको शॉर्ट में एक वन शॉट रिविजन के लिए आपको कहीं और नहीं मिलेगा ये। तो एक्टिविटी, रीजन एंड उसका इम्पैक्ट क्या क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो कॉज है वो है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के जो मेन रीजन्स हैं वो हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है उसका? सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी। तो यहाँ पे क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, तो ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होता है ना। सॉइल इरोजन में क्या होता है कि जब आपके पेड़ जो हैं, पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो आपकी सॉइल को पकड़ के रखती हैं, बट जब फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन होता है एंड यहाँ पे पेड़ काट दिए जाते हैं, तो हमारी रूट्स हमारी सॉइल को पकड़ नहीं पाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ हैवी विंड और रेनफॉल हमारा सॉइल जो ऊपर की जो फर्टाइल टॉप लेयर होती है वो बह जाती है पानी के साथ में। तो हमारी जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन ओवर ग्रेजिंग, जो हमारे काउज एंड एनिमल्स होते हैं जो ग्रेजिंग करते हैं, तो अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रेज करते हैं तो दैट इज़ नोन एज ओवर ग्रेजिंग। एंड ये पाया जाता है गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र रीजन्स में। एंड इट रिड्यूसेस द ग्रास कवर। तो जो हमारा ग्रास है, ऑफकोर्स अगर जो घास है वो खा लेंगे एनिमल्स, तो हमारा जो ग्रास कवर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ओवर इरीगेशन, अच्छी फसल के लिए लोग ओवर इरीगेट करते हैं सॉइल को, तो उससे क्या होता है, हमारी जो ओवर इरीगेशन से भी हमारी सॉइल ख़राब होती है। एंड ये पाया जाता है पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में। ये वही रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती है। एंड इट कॉजेज़ वाटर क्लॉगिंग, सैलिनिटी एंड एल्कलाइनिटी। देखो, अब इन तीनों वर्ड्स का क्या मतलब है ना। वाटर क्लॉगिंग मीन्स कि पानी भर जाएगा लैंड पे, तो जो पानी है वो नीचे तक हमारी रूट्स तक नहीं पहुंच पाएगा। इसकी वजह से हमारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है, तो लोग और ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे एंड अल्टीमेटली उससे हमारा लैंड डिग्रेड होगा। देन सैलिनिटी एंड एल्कलाइनिटी मीन्स इट कि जो हमारा वाटर होता है, वाटर में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, बट अगर हमारा जो आप ओवर इरिगेशन करोगे, ज़्यादा पानी डालोगे, जो हमारे सॉइल के जो मिनरल्स हैं जब उससे कल्यूट करेंगे तो उससे हमारी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो हैम्पर होगी। देन माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग मीन्स क्या होता है? माइनिंग हम जब करते हैं ताकि हम कुछ भी डिग कर सकें, मे बी इट्स कोल और डायमंड्स एक्सेट्रा। तो जो माइनिंग की जाती है उसकी जहाँ पे भी अक्रॉस इंडिया जो भी माइनिंग साइट्स है उनकी वजह से हमारे लैंड डिग्रेड होती है। ऐसा इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि इट लीव्स डीप स्कार्स एंड अबैंडन्ड पिट्स। जब आप खोदते हो माइनिंग के लिए तो उससे आपके लैंड पे स्कार्स बन जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके काम होने के बाद में मेनी टाइम्स द पिट्स आर लेफ्ट ओपन। तो वो अबैंडन्ड जो पिट्स होते हैं उनकी वजह से हमारे लैंड ख़राब होती है। एंड इंडस्ट्रियल डस्ट एंड एफ्लुएंस, इंडस्ट्री का जो धुआं, पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें हैं, जैसे सीमेंट एंड सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं एंड पॉल्यूशन होता है। तो इट पॉल्यूट्स आवर लैंड एंड प्रिवेंट्स वाटर एब्जॉर्प्शन, बिकॉज एक जो हमारा पॉल्यूशन है, डस्ट है, उसकी एक लेयर हमारे लैंड पे बन जाएगी, तो जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन हैम्पर होगा। ये कुछ हमारे मेजर कॉजेज़ थे, जिसमें पहला आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन, देन सेकंड ओवर ग्रेजिंग, देन थर्ड ओवर इरीगेशन, फोर्थ इज़ माइनिंग एंड क्वेरिंग, एंड फिफ्थ इज़ इंडस्ट्रियल डस्ट एंड एफ्लुएंस। देन कंजर्वेशन मेजर्स।
देखो बहुत सिंपल है ये लॉजिक कि जो आपके कॉजेज़ है ना, कॉजेज़ का कम्प्लीटली ऑपोजिट करना पड़ेगा आपको कंजर्वेशन के लिए। फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन हो रहा था तो अब आपको एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, आपको पेड़ ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। देन वी हैड द प्रॉब्लम ऑफ ओवर ग्रेजिंग, तो कंट्रोल्ड ग्रेजिंग कराओ, दैट इज़ द सोल्यूशन। देन थर्ड इज शेल्टर बेल्ट्स एंड थॉर्नी बुशेस स्पेशली इन एरिड रीजन्स। देखो एरिड रीजन्स में क्या होता है ना कि वहाँ पे जो हमारी हवा बहुत चलती है एंड वहाँ पे ड्राई रीजन्स होने की वजह से जो हमारी टॉप सॉइल होती है वो विंड के साथ में बह जाती है। तो अगर शेल्टर बेल्ट्स होंगे वहाँ पे, शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है ना, बीच बीच में, जैसे ये हमारा पूरा लैंड है तो ये पूरा खाली लैंड है, अब ये हमारे लैंड पे वैसे बीच बीच में कुछ भी उगाया जाता है तो उससे हमारी जो लैंड रहती है वो प्रोटेक्टेड रहती है, जैसे थॉर्नी बुशेस वगैरह। देन सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन, जो हमारे सैंड ड्यून्स होता है ना उनका भी स्टेबलाइजेशन करना ताकि वो एकदम विंड इरोजन की वजह से ना फैलें। देन यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट लैंड मैनेजमेंट, जो हमारा वेस्ट लैंड है उसको वेस्ट लैंड ही ना रहने दिया जाए, उसका मैनेजमेंट किया जाए, उसको अच्छे से यूज़ किया, मतलब उस पर काम किया जाए ताकि वो यूज़फुल बन सके। एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है बिकॉज अगर वो पानी में डाल दिया जाए तो वाटर पोल्यूशन होता है एंड अगर वो लैंड पे फेंका जाए तो लैंड पोल्यूशन होता है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ माइनिंग एरियाज़, जो माइनिंग एरियाज़ है ना, जो पिट्स हैं तो उन पिट्स को ओपन ना छोड़ा जाए, उन्हें प्रॉपर ट्रीट किया जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।